Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी वाइटामिन्स के बारे में, वाइटामिन्स की हिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहले वाइटामिन्स को कैसे जो था डिस्कवर किया गया था। जैसे कि कल मैंने एक वाइटामिन के बारे में डिस्कस किया था, B2 के बारे में, राइबोफ्लेविन। अब जो है इस विटामिन की हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो था वो इस पे जो था वो काम करना स्टार्ट किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसको सर्च किया। सबसे पहले जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, विलियम फ्रॉड, ठीक है। 1834 में जो था इसने जो था वो सब इसको वाइटामिन्स को जो था वो सबसे पहले जो था वो रिकॉग्नाइज किया गया था। पहले जो था वो सिर्फ यही समझा जाता था कि जो हमारे जो एक मेन जो है वो एक एनालिसिस किया गया था कि तीन ही जो है हमारे फूड के अंदर जो है वो तीन ही एक ऐसे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। पहले यही समझा जाता था कि यही जो है वो हमारी डाइट के लिए जो है वो ज़रूरी है, हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट वगैरह के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो था, जब डेफिशिएंसी जो थी वो आना स्टार्ट हुई, फिर उनके ऊपर जो था वो फर्दर जो था वो काम किया गया। फिर रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, हमारी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिस हैं जो कि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जिनको वाइटामिन्स का जो था वो नाम दिया गया था। ठीक है। सबसे पहले जो था वो यही समझा जाता था कि प्रोग्राम, जब एक प्रिंसिपल था उसको नाम दिया गया था, उसमें यही था कि प्रिंसिपल जो था उसमें तीन चीजें थी। सेक्राइन प्रिंसिपल है, ऑयली प्रिंसिपल है, या अल्ब्यूमिनियस प्रिंसिपल है। सेक्राइन हम बेसिकली इस चीज को कहते हैं शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको जो था वो कहा जाता है। और जो ऑयलीज प्रिंसिपल मतलब था कि फैट, जो चर्बी वगैरह होती है वो। अल्ब्यूमिनस हम किस चीज को कहते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर जो होता है, क्या होती है, अल्ब्यूमिनस जो है वो उसको नाम दिया जाता है। फिर इसी तरह जो था, अगर हम बात करें कि जो अंडा है, अंडे के अंदर जो प्रोटीन होती है वो हम उसको एल्ब्यूमिन जो है वो कहा जाता है। ठीक है। तो इसी तरह पहले ये था कि सिर्फ तीन चीजें जो है वो हमारी डाइट के लिए जो है वो जरूरी है, हमारी डाइट की, बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो था। एक क्या किया गया था कि एक प्रोक्सीमेट एनालिसिस किया गया था लैब के अंदर, ठीक है, एज सच किया गया था। लेकिन पहले, उससे पहले जो था वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये चीजें भी क्या है, विटामिन्स भी कोई नाम है, या मिनरल्स भी कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो जरूरी होता है। फिर उन्होंने सबसे पीछे जो फिर बताया गया, फर्दर जो थी इसके ऊपर स्टडी होती गई। फिर बताया गया कि चार चीजें ऐसी हैं जिनके अलावा कुछ कोई ना कोई कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। पहले ये था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर जो है वो, जो कि जो है वो इसकी जो थे वो जरूरी है। लेकिन बाद में फर्दर जो था ये बताया गया कि इन जो चीजें थी, ये बताया गया कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी डाइट के अंदर न्यूट्रिशनली तो इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। जितने विटामिन होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, बी है, सी है, ये सारे ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। और जिनरल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, बहुत सारे हैं। तो ये इनऑर्गेनिक हैं, नॉट ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ये था कि ऐसे पता चला कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि हमारी डाइट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए तो जरूरी है, लेकिन वो उनको भी डिस्कवर नहीं किया गया था। कोई भी चीज जो है हम इसको फाइनल कभी इस चीज तक का नाम नहीं दे सकते, उस चीज की जो है कोई भी चीज तब तक फाइनल नहीं हो सकती जब तक उसकी केमिकल नेचर जो है वो हमें पता ना चल जाए। उसमें बेसिकली केमिकल, उसकी नेचर क्या है। तो साइंटिस्ट ने जब विटामिन्स को, जब पहले इसने स्टडी, उन्होंने जब देखा, लोगों के को सारा एनालिसिस किया कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इनमें कोई चीज ऐसी मिस है जो कि इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। पता तो चल गया कि जो कि न्यूट्रिशनली इनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी अभी केमिकल नेचर वगैरह जो थी, वो केमिस्ट्री जो थी उसकी नहीं था पता कि उसका मेन फंक्शन क्या है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। और उनको बस ये पता था कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो मिस है जो कि हमारी डाइट के लिए जरूरी है। फिर इसी तरह जो था वो एक और फर्दर जो था वो साइंटिस्ट आए, उसका नाम फंक था। उसने ये भी यही बताया कि
कोई ऐसा एक अननोन मटेरियल है, ठीक है? उसने बता दिया कि एक अननोन मटेरियल है, उसने उसको जो था वो विटामिन का नाम दे दिया, विटामिन का, ये जो विटामिन ए, डी, ई, के था, उसको ये नहीं था पता कि आगे से फर्दर जो है ये इतने सारे जो है वो उसकी ग्रुप्स आ जाएँगे विटामिन्स के, ठीक है? फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर जब उसने बात की कि कोई एक सिंगल फूड है जो कि हमारी डाइट के अंदर जो है वो मिस है। हालाँकि ये विटामिन जो है वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, बल्कि मोर देन 15 विटामिन्स जो है वो हमारे डाइट में जो है वो प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है, मोर देन 15। अगर हम बात करें, 4 तो हमारे मेन जो है वो फैट सॉल्युबल ही आ जाते हैं। एक हमारा विटामिन सी आ जाता है, 5 हो गए, 5 ही हो गए, और बाकी अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, उसमें विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी9 है, बी12 है, तो ये कितने बन जाते हैं? मोर देन 15 बन जाते हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि उस टाइम तो अभी इनको जो था वो इतना इसके बारे में स्टडी नहीं था, कि बस ये था कि कोई एक मेन कंपाउंड जो है वो मिस है, जो कि हमारी डाइट के लिए जो है वो ज़रूरी है। फिर फर्दर जो थी वो इसके ऊपर रिसर्च होगी, फिर उनकी फिजियोलॉजी के बारे में देखा गया कि ये जो विटामिन्स होते हैं, ये कैसे जो है वो उनका जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो काम करते हैं, उनकी नेचर का पता चला गया, उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला कि फिजियोलॉजी वो कल कैसे काम करते हैं, केमिकली जो है वो उनका नेचर क्या है। तो फर्दर जो थी जो था वो इसके बारे में जो था वो स्टडी जो थी वो फर्दर की गई। फिर बाद में जो था वो उनको विटामिन्स का एक प्रॉपर जो था वो नाम दिया गया कि विटामिन बेसिकली होता क्या है, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे आता है कि ये कहा जाता था कि ये जितने भी विटामिन्स होते हैं वो सारी स्पीशीज़ के लिए जो है वो सारे विटामिन्स जो है वो सारी स्पीशीज़ के लिए नहीं ज़रूरी होते। ये ज़रूरी नहीं है कि हर विटामिन जो है वो हर स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि किसको जो है वो किस विटामिन्स की जो है वो रिक्वायरमेंट, जैसे अगर हम बात करें ना, तो सारे जो स्पीशीज़, मतलब हम बात करते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ़ विटामिन्स जो है वो ह्यूमन के ज़रूरी है। बल्कि एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए, उनके भी अंदर अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उनके अंदर भी जो है वो सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? दैट इज़ ये कह सकते हैं कि हर विटामिन्स जो है वो ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए जो है वो ये ज़रूरी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात की जाए, तो यहाँ पे जो है वो फर्दर जो थी इसके बारे में जो फर्दर जो थी वो स्टडी होती गई। फिर सबसे पहले जो थी, फिर जैसे अगर हम इसकी फर्दर हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो अराउंड 400 बीसी हिपोक्रेट्स एक मेन साइंटिस्ट आया था, उसने जो था फिर इसके बारे में फर्दर जो था विटामिन के बारे में जो था वो सारा जो था वो कॉन्सेप्ट दिया। अब जैसे पहले लोगों को पता ही नहीं था होता कि अब जैसे पहले क्या होता था कि लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था होता कि नाइट ब्लाइंडनेस मेन होती क्यों है। नाइट ब्लाइंडनेस का अगर हम देखा जाए, तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जिन लोगों को अंधेरे में जो है वो बिल्कुल भी जो था वो नजर नहीं आता। फिर जो था अब इसमें बिल्कुल भी जो है वो नजर नहीं आता है, अगर हम कह दें, तो उस पहले दौर में साइंटिस्ट क्या करते थे कि वो ऐसे जो था वो बगैर हिस्ट्री को जाने हुए, कंपोजिशन को जाने हुए, आंटी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, हाँ जी, जी, जी सर, वो भी मैं कंटिन्यू करने लगी थी। जी, मैं कंटिन्यू करने लगी थी। आप हेलो, नेक्स्ट नेक्स्ट करें। अभी मैं बाहर हूँ तो जो बंदे कम है। समझ नहीं आई सर। मैं कह रहा हूँ कि मैं बाहर हूँ तो हेलो, बोलने वाले कम है आज। अच्छा, अच्छा सर, ओके, ओके। अच्छा, अच्छा, हम जैसा कि हम बात कर रहे थे विटामिन की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे कि इसी तरह जो विटामिन्स पे फर्दर स्टडी होती गई। फिर एक साइंटिस्ट ने बताया कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है जिसकी वज़ह से ये हो रहा है। जैसे लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती थी। नाइट ब्लाइंडनेस में बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसी बीमारी है कि लोगों को क्या होता है कि रात को जो है वो नज़र नहीं आता। बहुत सा फिर उसको जो लोगों ने क्या किया कि अपने जो थे वो तजर्बे जो थे वो किए, उन क्या किया था कि वो
लीवर मतलब कि लीवर का पीस लेके ना, जिगर का पीस लेके उसको जो था वो हनी के अंदर डिप करके ना वो लोगों को दे देते थे। उससे पर्सन लोग तो क्योर हो जाते थे, उनका ट्रीटमेंट जो था वो ठीक हो जाता था। मतलब कि अगर हम बात करें लीवर जो हमारे जो कलेजी है, ठीक है, उसको क्या करते थे कि हनी मतलब कि शहद के अंदर डिप के जो था वो पहले जमाने में जो था वो साइंटिस्ट ने ऐसे ही अपने जो थे वो पेशेंट्स को रिकमेंड किया। तो उससे क्या हुआ कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस जो थी वो ठीक हो गई, मतलब कि उसकी नजर थी ठीक हो। फिर बाद में जब फर्दर इसके बारे में स्टडी की गई, उस डिटेल में पता चला, तो फिर अब हमें ये पता चला कि विटामिन ए जो था वो बेसिकली उस लीवर के अंदर जो था वो कलेजी के अंदर प्रेजेंट था। तो जैसा कि अगर आजकल हम बात करें तो हम कहते हैं कि अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो, किसी को आइज का जो है वो इश्यू हो, या तो अगर हम बात करें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली होता है कि जो आई का जो रेटिना होता है, मेन जो आई के अंदर जो है वो एक प्रोटीन होती है, ऑप्सिन प्रोटीन होती है, जिससे जो है वो हमें नजर आता है। विजुअली हम जो देखते हैं वो बेसिकली हम उस प्रोटीन की वजह से देखते हैं, और वो प्रोटीन तब एक्टिव होती है जब हमारी डाइट के अंदर जो है वाइट ए का सोर्स होता है। तो वो लोग जिनके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी नजर जो है वो कम हो जाती है, उनको जो है वो ब्लाइंड नजर आता है, उनको जो है वो जीरोपथैल्मिया हो जाता है, जैसे हम कहते हैं मोतिया हो गया या नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रात को जो है अंधेरे में नजर नहीं आता। तो इसी तरह था ये पहले से ये जो डिजीजेस थी, बीमारियां थी, ये आज के ज़माने में नहीं है, जैसे ये कि पहले हिस्ट्री में भी थी लोगों को। तो लोग पहले जो थे वो सिर्फ़ ऐसे जो थे वो क्योर कर लेते थे अपने तुक्के वगैरह लगा के। फिर बाद में फर्दर जब उन पे स्टडी की गई, फर्दर उनकी केमिकल कंपोज़िशन को चेक किया गया, उनकी फिज़ियोलॉजी को चेक किया, उनकी केमिस्ट्री को चेक किया गया, फिर पता चला कि वा लिवर के अंदर जो था वो कलेजी के अंदर एक मेन ऐसा कंपाउंड था विटामिन ए, जो कि आइज़ को जो था वो ठीक करता था। फिर फिर अगर हम बात तो मेन जो था वो क्या था, इसने क्या था विटामिन ए वो स्टडी करता है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो था वो एक मेन इसमें इंग्रेडिएंट थे। फिर इस तरह फर्दर जो थे वो साइंटिस्ट आए जो थे वो आए, उन्होंने फर्दर जो था हर कोई किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो था वो विटामिन को जो था वो स्टडी करने की कोशिश की गई। तो पता चला इसी तरह एक क्या था, एक सर्जन था, ठीक है, वो उसने क्या किया गया कि उसमें उसने एक फ़ौज में था, उसने क्या किया कि उसने अपने सोल्जर्स को क्या किया था कि उनके जो थी उनकी गम्स में, मतलब कि ये क्या होता है कि उनकी गम्स ब्लीडिंग होती थी उनकी, ठीक है? ये जो दाँतों से खून वगैरह निकलना। तो उसने उनको सिर्फ़ सिंपल ऐसे कह दिया कि आप जो है सिट्रस फूड जो है उसका इंटेक करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने ऊपर उनको ऐसे तजर्बा किया, ट्रायल लगाया, तो उसने देखा जी विटामिन सिट्रस फ्रूट मतलब कि खट्टी चीज़ें खाने से क्या होता है कि ये जो दाँतों से खून निकलता है वो ठीक हो जाता है। उसने बाद में इतना इतना डिटेल में नहीं स्टडी किया कि क्यों, मतलब कि ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे क्यों वो चीज़ ठीक हो गई है। बेसिकली अब फिर बाद में उसमें फर्दर स्टडी पता ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जो 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 सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर एक मेन विटामिन होता है जिसको विटामिन सी का नाम दिया जाता है। जिसको अब जो लोगों के जो है वो गम्स ब्लीडिंग होती है, दाँतों से खून निकलता है, हम उनको विटामिन सी वाली डाइट देते हैं, विटामिन सी रिच डाइट देते हैं, ठीक है? तो इसी तरह जो ये जो विटामिन की जो स्टडी है, विटामिन्स का जो डिस्कवरी है, ये अब से नहीं है, बल्कि ये बहुत सदियों से पहले पे जो था इस पे काम किया जा रहा था। अब जैसे देखा गया कि बहुत फिर फर्दर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि लोगों की जो थी वो जो जिनकी बोन्स बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ब्रोक होना स्टार्ट हो जाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, उन्होंने जो था वो साइंटिस्ट ने किया, उनको कॉड लिवर ऑयल रिकमेंड किया। कॉड लिवर ऑयल हम बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? मछली का जो तेल होता है, मछली के जिगर का जो तेल होता है, उसको जो है वो कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है। तो तब तो उन्होंने क्या किया कि सिंपल अपना एक्सपेरिमेंट किया, जैसे किसी की बोन्स वगैरह पे पेन हुई, उसको उन्होंने कॉड लिवर ऑयल जो है वो रिकमेंड कर दिया, उनको डाइट के अंदर ऐड कर दिया, या उसको ऊपर जो है स्किन पे उस पे मसाज के लिए रिकमेंड कर दिया। लेकिन उनको बेसिकली इसकी पीछे पता नहीं था कि इसकी मेन केमिस्ट्री क्या है। फिर फर्दर इस पे रिसर्च हुई, पता चला कि कॉड लिवर जो ऑयल हो, अब हम बात करें तो किसी को अब जब जॉइंट्स का इश्यू हो तो हम इनको बेसिकली कौन डाइट रिकमेंड करते हैं? जिसकी जब किसी को बोन्स का इश्यू होता है, जो हड्डियों में जो दर्द होती है, हम ऐसे नहीं एस्टिमेट कर सकते उसको सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब ये जो कोर ऑयल होता है, ये जो मछली का जो तेल होता है, जिगर का जो तेल होता है, इसमें मेन चीज़ क्या है जो कि उनको ठीक करती है, हड्डियों को जो को मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें एक विटामिन डी होता है। आजकल तो लोग बहुत सारे इसके जो है वो क्या है, डॉक्सिलीन कैप्सूल वगैरह भी लिए हैं, और इस इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं विटामिन डी के। तो ये रीज़न थी कि ये कॉड लिवर जो ऑयल है, जो मछली का जो तेल है,
उसमें भी क्या होता है, विटामिन डी होता है जो कि हमारी बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनको जो है फ्रेजाइल नहीं होने देता है, वीक नहीं होने देता है। फिर अब ये आता है कि ऑयल को जो है वो ज़्यादा जो है वो हीट नहीं करना चाहिए। जब हम ज़्यादा हीट करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, फिर उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं आता है, ठीक है? तो फिर अब जैसे देखा जाता है कि अब जो जॉइंट्स के लिए जो है वो हड्डियों के लिए हमें कौन-सी डाइट रिकमेंड करनी चाहिए, कौन से विटामिन्स रिकमेंड करने चाहिए? अगर हम मिनरल की बात करें तो मिनरल में जो है वो कैल्शियम है। विटामिन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो विटामिन डी है। विटामिन डी होगा तो कैल्शियम की जो है वो अब्जॉर्प्शन होगी। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, तो विटामिन डी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह अगर हम बात करें तो जैसे फर्दर स्टडी आई, पता चला कि आयरन जो हम डाइट के अंदर लेते हैं, आयरन किसके अंदर होता है, मुनक्का है, अनार है, इस तरह जो है वो डेट्स हैं, जो खजूरें होती हैं। आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पर्सन जो है वो विटामिन आयरन वाली डाइट लेता जा रहा है, जैसे क्ले में भी जो है बहुत ज्यादा आयरन होता है, लेकिन उसकी डाइट में विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी जैसे मैंने बात की है कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया, टोमेटो के अंदर है, अगर इनका इन सब के अंदर जो है विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर कोई पर्सन आयरन वाली डाइट ले रहा है लेकिन शायद विटामिन सी नहीं लेगा, लेकिन फिर भी उसको अनीमिया होगा क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी के अंदर प्रॉपरली नहीं होती। तो इसी तरह जो था ये विटामिन की जो हिस्ट्री थी, ये फर्दर से पीछे से जो थी वो आगे से उस पे फर्दर जो था वो स्टडी किया गया। अच्छा, फिर मैं बात कर रही थी कि ना विटामिन डी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि वो जब हड्डियों में जो दर्द होती है ना, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ उसको विटामिन डी की कमी की वज़ह से हो रही है। ये भी हो सकता है कि उसकी में विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से उसकी हड्डियों में दर्द हो रही है। ये भी हो सकता है कि विटामिन के की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से हड्डियों में दर्द हो रही है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए हमारी हड्डियाँ जो हैं वो बनती हैं, तो एक मेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक मेन कंपाउंड होता है कॉन्ड्राइटन सल्फेट। कॉन्ड्राइटन सल्फेट ने भी जो हमारी बोन्स हड्डियां होती हैं उनको जो है वो फॉर्मेशन करनी होती है। विटामिन ए होगा तो वो जो है कॉन्ड्राइटन सल्फेट बनेगा, तो क्या होगा, वो बोन्स की प्रॉपर फॉर्मेशन होगी। एक ये चीज होगी। अब विटामिन के का क्या रोल होता है, विटामिन के ने हमारी बोन्स की जो है वो मिनरलाइजेशन करनी होती है, ठीक है? विटामिन डी ने तो जो है वो बोन्स की स्ट्रेंथ वगैरह करनी होती है, जो भी उसमें फ़ॉर्म करना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन सी का भी रोल होता है, उसने कोलेजन फॉर्मेशन वगैरह जो भी करनी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ अगर व अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी की भी जॉइंट्स में पेन हो रही होती है, हड्डियों में दर्द हो रही होती है, तो हम सिंपल ये कह देते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी का आप इंजेक्शन लगा लें, विटामिन डी वाली डाइट ले लें। बल्कि आप हमें डिटेल में स्टडी करनी चाहिए कि उसमें आया। ये तो हो सकता है कि उसमें विटामिन डी का स्टेटस पूरा हो, ये भी तो हो सकता है कि उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो या विटामिन के की डेफिशिएंसी हो। इसी तरह अगर बात करें तो हड्डियों के में जो है वो कोई भी एक जो है वो हमारी जो है वो एक ही चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हड्डियों के लिए विटामिन ए, डी, के और कैल्शियम, फास्फोरस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर मिलके जो है वो बोन्स को बनाते हैं, ठीक है? इसी तरह हम बात करें तो जैसे हमारी इम्यूनिटी जो होती है, हमारा जो इम्यूनिटी जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत वाले सेल्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं? उनके लिए हमें ज़िंक मिनरल चाहिए होता है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बनाता है, ज़िंक है, सेलेनियम है, ये सारे जो हैं इनको जो है वो एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस का जो है वो नाम दिया जाता है। इस तरह विटामिन ई को जो है उसका नाम दिया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ ज़िंक ही जो है वो हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं या विटामिन सी ही करता है, बल्कि सेलेनियम है, विटामिन ई है, इनका भी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि अगर इनमें से किसी एक की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, तब भी बहुत सारे सिम्पटम्स जो है वो हमें शो हो सकते हैं। तो इसी तरह जो थे हम फर्दर जो थे वो विटामिन्स की जो थी वो स्टडी के बारे में जो बात कर रहे थे, आगे फर्दर डिटेल में चले गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे के। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारी जो आइज़ वग़ैरह होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी आइज़ में जो है वो हमारी अगर हमारी ग्लैंड्स जो हैं वो आई जो ग्लैंड हैं, अगर हमारे टीयर जो ग्लैंड हैं वो ड्राई हो गए हैं या हमारी आइज़ जो हैं वो ड्राई हो गई हैं, तो तो इस 1860 में सबसे पहले के 1860 में जो था वो सबसे पहले जो था विटामिन ए की डेफिशिएंसी को जो था वो डायग्नोज किया गया था। ये बताया गया था कि जब कोई भी डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से जब कोई बीमारी होती है, किसी भी चीज़ की कमी की वजह से जब कोई बीमारी होती है, तो उस सर्दी में जो था इसको नाम दे दिया गया था
डिसऑर्डर का नाम, एक जैसे डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया। तो इसी तरह जो था वो 1816 में जो था वो एक ये सबसे जो थी जो डिस्कवर हुआ था डिजीज डिस्कवर होती है जीरोपथैल्मिया। जीरोपथैल्मिया में मतलब कि मैंने बताया कि जो मोतिया हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था, कैसे पता चला गया था? जब भी पहले जो था वो किसी डिजीज को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता था, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो एनिमल्स पे ट्रायल किया जाता है। फिर बाद में जो है वो उसको ह्यूमन्स में जो है वो इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो था वो पहले जो था वो बताया गया कि ये जो आँखों में से जो है ये जो टीयर ग्लैंड जो ड्राई हो जाते हैं या आँखें जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, तो ये क्यों होती हैं? ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वज़ह से होती हैं। या कुछ लोग जो हैं वो जब सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो येलो कलर की जो आँखों से सेक्रीशन होती है, जो आँखों में से जो येलो येलो कलर का जो मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट होता है, तो वो क्यों होता है? अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ही हैं, अगर हम सुबह जब उठते हैं तो हमारी आँखें जो है वो प्रॉपर्ली खुलती नहीं है, कुछ मटेरियल अगर होता है तो इसकी मेन रीज़न जो है वो ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन ए की जो है वो डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जो है ये हमें जो है ये मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट और जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो था वो फर्दर जो थी विटामिन्स के ऊपर जो थी वो स्टडी होती गई, पता चलता गया। तो फिर ये बताया गया कि ये अप्रॉक्सिमेट जो प्रिंसिपल हैं, जैसे मैंने बात की है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसके अलावा वाटर है, वाटर के अलावा बताया कि साल्ट है। फिर बताया कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बात की है कि जो कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो उनको जो था वो उनका होना हमारी नॉर्मल जो है वो डाइट के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है? वो विटामिन्स हैं, ठीक है? विटामिन्स का हो जो है वो हमारी डाइट के अंदर जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो था वो अगर हम बात करें तो फर्दर जो थे वो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर जो था वो स्टडी की गई कि अब जो जैसे मैंने कल भी बताया था विटामिन बी 1 के बारे में, जो वो होता है विटामिन बी 2 जो है वो की डेफिशिएंसी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसमें यही मेन होता है। हमारा डाइट लाइफ़स्टाइल क्या है? हमारे फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है? हमारा स्ट्रेस फैक्टर क्या है? हमारा स्लीप वेक साइकिल क्या है? हमारा एनवायरमेंटल जो है फैक्टर्स क्या है? मतलब कि हमारा एनवायरमेंट के साथ कैसा कॉन्टैक्ट है? केमिकल एक्सपोज़र वगैरह तो नहीं है? ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक बीमारी जो है वो कॉज़ करती हैं। लेकिन ये जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है हमारी, जितनी भी अब हम देखा जाए जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, उसमें डाइट का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो रोल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो फिर 1890s 1899 में फर्दर जो थे कुछ फिजिशियन आए, उन्होंने देखा कि एक उन्होंने बताया कि एक विटामिन जो बी 1 की जो है वो उन्होंने देखा कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? वो जो चावलों के ऊपर जो छिलका होता है उसको उतार के जो थे वो इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में लोग जो थे इस्तेमाल करते थे, बहुत सारा जो है पॉलिश्ड राइस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कंसिस्टेंटली जब उसको इस्तेमाल किया जाए, जब कोई भी चीज़ मैंने कल भी बताई थी कि जब हम डेली बेसिस पे जो है अगर हम एक ही जो है वो मोनो डाइट को जो है वो उसको इनटेक करते हैं, तो हमारी वो बॉडी के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो सिम्टम्स काज़ करती है, ठीक है? तो इसी तरह जो था वो बताया गया कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जो था वो पैरालाइसिस को देखा, फॉलेज था उनको जो हो गया। फिर इसी तरह जो था वो फर्दर जो था वो इस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने कुछ जो था वो प्रिजनर लिए, उनको जो थी वो डाइट दी। 2 उन्होंने ग्रुप बना लिए, एक उन्होंने पॉलिश्ड राइस दिया, ठीक है? साथ जो है उन्होंने उनके अंदर कुछ जो था वो डाइट को ऐड की, लेकिन फिर भी जो था उसका इफ़ेक्ट नहीं आया था। लेकिन जब उन्होंने फिर फर्दर स्टडी की, पता चला कि आंवले का जो छिलका होता है, उसमें कुछ ऐसा मेन इंग्रीडिएंट होता है जो कि हमारी डाइट के जो कि जिसको हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो जो चावलों का जो चावल उसमें जो है उसकी कुक करके लोगों को दिया गया, फिर उनके अंदर वो वाले सिम्पटम्स जो थे कम हो गए। उनके अंदर जो पैरालाइसिस जो होता है जो थे वो जो ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज़ थी वो उनके अंदर जो थी वो कम होती गई। तो इट्स मीन के जो विटामिन जो बी 1 की डिफिशियंसी होती है, बहुत सारे मेनली उन लोगों को होती है जो कि राइस का जो है वो बहुत ज़्यादा जो था वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अच्छा बी 1, हाँ, अगर अब बी 1 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बी 1 जो होता है, बी 1 विटामिन जो है उसको बी 1 जो विटामिन होते हैं ना उसको हम ना थाया नाम देते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है, उसको थायमिन का नाम दिया जाता है। और बी 1 विटामिन होता है किसके अंदर है? लीवर के अंदर होता है। इसी तरह से हम देखा जाए तो मिल्क है, व्हीट है, जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं ना, बार्ले है, व्हीट है, सीरियल है, बार्ले है,
मेल कई वगैरह उसके अंदर जो है ये जो बी वन वाइटामिन जो है वो बी वन वाइटामिन जो है वो उसके अंदर जो है वो होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जब हमारी बॉडी के अंदर बी वन की जो डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं। इसी तरह मैंने बताया था कि वाइटामिन तो बी वन है, लेकिन अगर किसी में मिनरल के अकॉर्डिंग हम बात करें ना, तो मिनरल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए। जैसे मैं अक्सर जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है फुलेट, एक बी नाइन वाइटामिन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है मदर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। जब प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जितने भी वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो डबल आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि एक तो मदर की अपनी भी हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं, दूसरा वो जो बच्चे की ग्रोथ की जो बच्चा है फिटस है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी प्रॉपर आहार के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जो है वो भी विटामिन मिनरल्स का स्टेटस मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई फीमेल है उसको स्टार्टिंग से जो है प्रेगनेंसी के बिल्कुल लिए जो है वो बल्कि जो प्रेगनेंसी से पहले ही जो है वो फीमेल्स को वो क्या करना चाहिए कि अपने अपना आयरन का, अपना फोलेट का टेस्ट लाजमी करवा लीजिए कि है उनकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, उनका एच भी कम तो नहीं है, उनके अंदर फोलेट की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर फोलेट की डेफिशिएंसी है तो वो क्या करें, अपनी फोलेट की वाली डाइट लेना इस्तेमाल कर दें। इस तरह जहाँ फोलेट का सप्लीमेंट जो है वो लेना स्टार्ट कर दें। इस तरह जो है उसमें फर आ जाता है, फाइबर आ जाता है। इस तरह जो है वो डिफरेंट जो है वो सप्लीमेंट आ जाते हैं, मल्टी वाइटामिन का इंटेक स्टार्ट कर दें ताकि उनकी प्रेगनेंसी से पहले उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मदर का जो फूड इंटेक जो है वो समटाइम जो है वो इतना नहीं इंटेक करती जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे बेबी की रिक्वायरमेंट ना पूरी होने की वजह से बेबी में जो है बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली हम कहते हैं जो पहले 3 मंथ होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली टोटल 3 मंथ, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब कि 9 मंथ होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अब हम यहाँ आते हैं कि किस मदर की किस मंथ में जो है उसको कौन सा जो है वाइटामिन का इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा मिनरल का इंटेक करना बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है मदर का फोलेट का लेवल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनरल फ्लेट सॉरी क्या है, विटामिन है, बी नाइन है। तो फ्लेट की डेफिशिएंसी जब मदर के अंदर होती है तो उससे बेबी का ब्रेन नहीं बनता, प्रॉपरली उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ तो ये होता है कि अगर बन भी गया है ना बच्चे का ब्रेन, तो जब बच्चा अपनी चाइल्ड एज में आता है, ग्रोइंग एज में आता है, तो उसकी इतनी जो लर्निंग स्किल्स नहीं होती, वो बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता, वो बच्चा इतनी जल्दी जो है वो चीजों को पिक नहीं करता, इतनी जल्दी उसको चीजें जो है वो याद नहीं होती। इतने बच्चे को जो है वो सिम्टम्स को फेस करना पड़ता है। मदर को तो लगता है कुछ भी नहीं है ऐसा, शायद बच्चा जो है वो ऐसे जो है वो कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है चीजों में, बल्कि उसकी एक मेन रीजन को देखें कि उसके अंदर मदर में प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से आगे से बच्चे में जो है वो मेमोरी से रिलेटेड जो है ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन के ये जो वाइटामिन्स हैं इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अगर इन हमारी बॉडी अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो किस लेवल तक जो है वो जो है वो डिजीजेस को, कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। जब इस तरह फ्लेट की डेफिशिएंसी की वजह से कहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, जो हड्डी होती है, बैकबोन, वो इसकी प्रॉपर फंक्शन नहीं होती, जिस उस इनकम्प्लीट क्लोजर हो जाती है। इसको, इस डिजीज को जो है स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है। जो है वो हो जाती है। तो ये फुल मतलब कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो कितने से मदर को जो है वो आगे से फेस करना पड़ता है। इसी तरह जो है वो हो सकता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अगर मदर के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी जैसे मैंने बात की है, तो मदर के अंदर जो है वो अबॉर्शन होना स्टार्ट हो जाता है, अबॉर्शन उनका जल्दी हो जाता है। क्यों? सॉरी, मिसकैरेज जो है वो हो जाता है। तो इसकी रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि जब विटामिन ए का बेसिकली काम क्या होता है, विटामिन ए ने हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि मदर की जो फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं, जो भी इसके बच्चेदानी वगैरह है, उसकी जो ऊपर वाली लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग, विटामिन ए ने उसको बनाना होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं कि अगर ओवरीज है, मिसकैरेज हो गया है, शायद इसकी कोई और रीजन है,
मत ये जो भी यहाँ पे जो है वो एक लेम एक्सक्यूज़ वगैरह होते हैं, शायद उसने कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ उठाई है, ये है, वो है, बल्कि आप उसकी डाइटरी इनटेक को तो चेक करें, उसके पीछे डाइट में क्या था? कोई ऐसी चीज़ उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी तो नहीं थी जिसकी वज़ह से उसको जो है वो ये सिम्पटम्स जो है फेस करना पड़े हैं। तो इट्स मीन कि ये जो विटामिन्स होते हैं, इनका कितना जो है वो रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरह हम बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम का रोल जो है वो आ जाता है। इस तरह साथ कैल्शियम है, विटामिन डी का जो है वो आ जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो आयरन का जो है वो ज़्यादा इनटेक किया जाता है। इसी तरह प्रोटीन का जो है वो सेकंड, थर्ड में जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाती है, फैट की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वो फिर आगे से जो है वो मंथ टू मंथ जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा विटामिन जो है वो प्रेगनेंसी के कौन से पीरियड में जो है वो लेना है। तो ये हम बात कर रहे थे विटामिन की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? इतना तो डिटेल में हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं डिटेल में। जैसे मैंने बात की है कि विटामिन होते हैं, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन के लिए ना, वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होने हमें फैट, हमारी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट फैट होगी तो ये जो है वो अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि जैसे बात करते हैं कि विटामिन, जैसे हमने बात की, ऑर्गेनिक होते हैं, नॉट इनऑर्गेनिक, ठीक है। हम इनको इनऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। दो तरह के होते हैं, एक बात की है कि फैट सॉल्युबल होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल जो है वो होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसमें जो है वो आ जाता है, जैसे बी आ जाते हैं और सी आ जाते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको, वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या है कि उनको हमें डेली बेसिस पे लेने की जरूरत है। वो हमारी बॉडी से यूरिन थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जितना मर्जी अगर आप पूरे दिन में जो है वो, अगर आप 10 माल्टे भी खा लेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे जो है वो पॉइंट आता है कि हम बात कर रहे थे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इन्हें हमें रोजाना रोजाना डेली बेसिस पे लेने की जरूरत होती है। अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसे ए, डी, ई, के, अगर आप उनको नहीं डेली बेसिस पे लेते तो नो डाउट, लेकिन यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत 3-4 मंथ के लिए अगर आप अपनी डाइट के लिए नहीं टेक करते, फिर उनके सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो, फिर उनके सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? बेसिकली होता क्या है कि जब हम ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ए है, डी है, ई है, के है, जब हम इनको लेते हैं तो ये, जब हम इनको ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे स्टोर हो जाते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, हमारे लीवर के अंदर या फिर हमारे मसल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर स्टारवेशन होती है, इनकी डेफिशिएंसी होती है, कोई कमी होती है, तो वो वहां से लीवर से और मसल से जो है वो इनकी ब्रेकडाउन होती है, वो निकलते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी के बारे में। हम बात करते हैं कि जो विटामिन डी होता है, इसके हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। इसकी अगर हमारे ब्लड के अंदर अगर इसका लेवल कम हो गया है, या अगर ब्लड के अंदर इसका लेवल ज्यादा हो गया है, तो कौन से ऐसे हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं जो कि इसकी जो है उसको बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी की जो ब्लड के अंदर इसके लेवल को मेंटेन करते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे कि इसके सोर्सेज मेन से कौन से हैं विटामिन डी के। विटामिन डी का बेसिकली काम क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है D2 और D3 होता है, ठीक है। जो D2 होता है वो जो प्लांट सोर्सेज होते हैं हमें वहां से मिलता है, ठीक है। और जो D3 होता है वो हमें मिलता है जो एनिमल सोर्स होते हैं वहां से मिलता है, ये एक्टिव फार्म जो होती है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि विटामिन डी है, इसके हमारा सनलाइट का सबसे पहले तो यह है कि हम सनलाइट के एक्सपोजर से जो है हम अपने विटामिन डी का इंटेक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कैसे होता है कि जो हम डाइट लेते हैं उसका, उसकी अब्जॉर्प्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है कि वो जो सनलाइट एक्सपोजर होती है वो जो है वो इसकी ब्रेक डाउन करती है, फिर जो है वो प्रॉपरली जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन डी जो है वो क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। अगर किसी पर्सन की बॉडी है वो बहुत ज्यादा, उसके जो स्किन से ऊपर जो लेयर है बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो विटामिन डी की जो सिंथेसिस वो कम होती है, ठीक है। एक एक तो इसमें वो ये पॉइंट आ जाता है। दूसरे अगर हम बात करें तो
यहाँ पे विटामिन डी का अगर हम बात करें तो विटामिन डी का जो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है, इसने जो है वो क्या करना होता है कि इसने हमारी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है उसकी अब्जॉर्प्शन करनी होती है। जैसे मैंने बात की थी कि हमारी बोन्स के लिए जो है वो फास्फोरस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारी बोन्स की जो मिनरलाइजेशन होती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी का। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारी जो बोन्स की कैल्सिफिकेशन में विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो इम्यूनिटी को जो इन्हांस करने में भी जो है विटामिन डी का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो हमारे ब्लड के अंदर जो है विटामिन डी का जो है वो कितना लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। 10 मिलीग्राम पर डेसीलिटर जो है वो हमारा इतना लेवल कैल्शियम का जो है वो हमारे ब्लड के अंदर होना मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं कैसे जो है वो हो सकता है, अगर हम देखा जाए ना तो ये जो कैल्शियम होता है इसके डिफरेंट 3 फार्म में होता है हमारी बॉडी के अंदर। 3 फार्म में ये अवेलेबल होता है। एक आयोनिक फार्म होती है, एक बॉन्ड फार्म होती है, कैल्शियम सिट्रेट की फार्म में होता है। 60% तो हमें ये आयोनिक फार्म में चाहिए होगा। मतलब कि हमें हमारे ब्लड के अंदर जो है ना, जब हम कैल्शियम का भी टेस्ट करते हैं तो हमें 3 तरह के आगे से उसकी रिक्वायरमेंट आती है। उस 3 तरफ जो है उसको डिफाइन किया जाता है कि एक आयनिक फॉर्म में है, बॉन्ड फॉर्म में है, कैल्शियम सिट्रेट की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि जो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए एटलीस्ट वो 60% होना चाहिए, जो बॉन्ड फॉर्म में है, जो कैल्शियम ऑक्सिलेट फॉर्म में होता है वो 35% होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो कैल्शियम जो सिट्रेट होता है, जो फास्फेट है, वो हमें 5 से 7% जो है इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैंने बात की कि ये जो विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। अब कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी कोई वोमेन है या मेल है, कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, अगर उसने क्या किया है कि अगर उसने 1 हफ्ता जो है विटामिन डी का कोर्स नहीं लिया। ठीक है। अगर उसने 1 हफ्ता विटामिन डी ऐसी कोई खुराक नहीं खाई जिसके अंदर विटामिन डी था, या उसका सनलाइट का एक्सपोजर जो था वो नहीं था, तो वो कैसे जो है वो अब उसकी बॉडी के अंदर सिस्टम कैसे उसको बैलेंस करेगा, उसकी बॉडी के जो ऑप्शंस को कैसे बैलेंस करेगा। बेसिकली होगा क्या कि जब कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो कम होगा। ठीक है। मतलब कि 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम होगा तो क्या होगा। तो यहाँ मतलब कि अगर 10 मिलीग्राम से कम है, लाइक अगर हम बात करते हैं 9 है, 8 है, 7, 5 इस तरह है, तो होगा सबसे पहले जो है वो क्या होगा कि जो पैराथायराइड जो हार्मोन है वो उसकी सिक्रेशन होगी। जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है, हाँ वो एक्टिवेट होगा। हमारे ब्रेन से जो है वो मैसेज जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं कि अगर मेरे ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मेरी बोन को जरूरत है, मेरी बोन्स की फॉर्मेशन के लिए उन्होंने जो भी मेरी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, तो क्या होगा, फौरन जो है वो मेरे ब्रेन को मैसेज जाएगा। मेरा ब्रेन क्या करेगा, वहां से जो है मेरा जो थायराइड ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करेगा। जो थायराइड ग्लैंड मेरा होगा वो आगे से जो है वो पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है। अब ये वाला हार्मोन जो है, जैसे मैंने बात की कि विटामिन जो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं वो एक्स्ट्रा जब हम लेते हैं वो हमारे लिवर या मसल के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। कैल्शियम मेरे ब्लड के अंदर कम हुआ, मेरे ब्रेन को मैसेज किया, मेरे दिमाग को मैसेज किया, उसने जाके मेरे थायराइड ग्लैंड को एक्टिव किया, उसको मैसेज दिया कि थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करवाओ। जब वो हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, फर्दर जो है वो मेरा लीवर जो वहां से क्या करेगा कि जो वहां पे विटामिन डी जो है वो स्टोर होगा उसको जो है वो रिलीज करवाएगा। ठीक है। अब जो वहां पे जो है वो विटामिन स्टोर होगा वो जब रिलीज होगा तो रिजल्टिंग में क्या होगा कि जो कैल्शियम बाइंडिंग जो प्रोटीन होती है वो रिलीज होगी। ठीक है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो क्या होगी, वो रिलीज होगी। ठीक है। आगे से क्या होगा, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो रिलीज होगी, फिर आगे से क्या हो जाएगा, जब वो फिर आगे से क्या करेगा, विटामिन डी जो लिवर से निकला होगा वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, उसको ऑब्जॉर्ब करेगी। मेरे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऊपर माइकोजल सेल्स होते हैं, हमारे जो छोटी आंत होती है उसके ऊपर माइकोजल सेल्स होते हैं, विलाई होती है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की, जो भी हम डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, कुछ भी हम खाते हैं, चिकन मटन दाल शाल जो भी है, उनकी एब्जॉर्प्शन, हर चीज की एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, छोटी जो आंत होती है वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है। फिर क्या होगा कि वहां से जो छोटी आंत से जितनी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होगी, फिर आगे से वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके कैल्शियम हमारा ब्लड में जाएगा।
फिर ब्लड में जाके उसका लेवल मेंटेन होगा। फिर जहाँ-जहाँ पे हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी, जिस-जिस जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होगा, वहाँ पे जो है वो कैल्शियम जो है वो चला जाएगा। इसी तरह जो है वो हमारा कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है? मतलब कि ये जो फैट सॉल्युबल होते हैं, अगर हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अरसे के लिए 3-4 मंथ तक अगर हम नहीं लेते, फिर जाके इनकी डेफिशिएंसीज़ जो हैं वो शो होती हैं, इनके सिम्पटम्स जो हैं वो शो होते हैं। अगर हम 1 वीक नहीं ले रहे, 2 वीक्स नहीं ले रहे, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर फार्म में होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो उनको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह कोशिश करती है, ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर हमारे ब्लड अगर हमने अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले लिया है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मिल्क का इंटेक लिया है या बहुत ज़्यादा मैंने फिश ऑयल ले लिया है या फिश का इंटेक जो विटामिन डी सबके सोर्सेज़ क्या हैं, सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है ना, ये आलमंड के अंदर होता है। अगर हम अकॉर्डिंग देखा जाए ना, आलमंड, बादाम के अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? इसी तरह देखा जाए तो मिल्क के अंदर होता है, कैल्शियम होता है। इसी तरह मिल्क है या मिल्क से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक योगर्ट है, उसके अंदर कैल्शियम होगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो फिश है, ठीक है? मछली उसके अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो सबसे ज़्यादा होगा या फिश जो ऑयल है, कॉड लिवर मछली का जो जिगर का तेल है उसके अंदर जो है वो कैल्शियम, विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये जो है वो उसके कुछ सोर्सेज़ हैं। अब पहले हमने बात की थी कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो फिर हमारी बॉडी इसको कैसे मेंटेन करती है। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी फॉर एग्जांपल थी 10 मिलीग्राम पर डेसीलिटर थी एक इसकी रिक्वायरमेंट विटामिन डी की जो सारी रिक्वायरमेंट होती है ना वो होती है सॉरी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1000 मिलीग्राम और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो 1200 मिलीग्राम हो जाती है और ड्यूरिंग लैक्टेशन जब जो है वो बच्चे को फीड करवा रही होती है मतलब कि अपना दूध पिला रही होती है जब होती है ब्रेस्ट मिल्क को जब फीड करा रही होती है तो तब जो है अब वो 1300 मिलीग्राम जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है आरडी अगर देखा जाए रेफरेंस डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग हाँ अच्छा फिर हम बात करते हैं कि जब हमारी जो है वो ब्लड अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल अगर ज्यादा हो गया है तो फिर कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात की थी कि हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल कैल्शियम का होना कितना जरूरी है 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कैल्शियम कम होगा तो तब जो था वो थायराइड हार्मोन रिलीज होगा लेकिन जब मेरे ब्लड के अंदर जो है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा कैल्शियम है तो फिर कौन सा हार्मोन मेरी बॉडी से रिलीज होगा कौन सा ब्रेन जो है वो किस हार्मोन को मैसेज देगा फिर जो है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा कैल्सिटोनिन हार्मोन ने क्या करना है कि वो जो प्रोटीन थी ना जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन थी जो कि आगे से क्या कर रही थी कैल्शियम को ब्लड में भेज रही थी कैल्सिटोनिन हार्मोन ने क्या करना है उसने कहना है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की प्रोडक्शन कम हो वो उसकी प्रोडक्शन जिसको ब्लॉक कर देगी उसको रिलीज ही नहीं होने देगी वो रिलीज नहीं होगा कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तो वो क्या करेगी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगी उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी कम कर देगी और फिर वो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा वो क्या देगा वो हमारी किडनी जो है वो उसको क्या करेगी रीअब्सॉर्ब कर देगी ठीक है तो किडनी जो है वो उसको रीअब्सॉर्ब करेगी उसको जो है वो यूरिन के थ्रू क्या करेगी एक्सक्रीट आउट कर देगी इस तरह कर देगी जो एक्स्ट्रा होगा अब तो बहुत सारे लोग जो है वो इसके जो है वो जो ये है अल्फा 124 हाइड्रोक्सीज का जो है वो कैल्सिटोनिन की जो है वो इस नाम के जो है वो इंजेक्शन वगैरह भी जो है वो आते हैं जो कि लोग जो है वो इसके इंजेक्शन भी लगवाते हैं ब्लड में जो है वो कैल्शियम के लेवल को जो है वो मेंटेन करने के लिए अगर हम इसके जो है वो फूड सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम बेस्ट बेस्ट तो कैल्शियम जो विटामिन डी का जो सोर्स पूरा किया जाए वो तो इसका ये है कि सनलाइट का एक्सपोजर किया जाए एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट 20 to 30 मिनट तो लाजमी जो है वो सनलाइट का एक्सपोजर किया जाए बेस्ट टाइम तो ये है कि जब सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है ये तो वो जो है वो बेस्ट टाइम है आपका जो है वो सनलाइट के साथ जो है वो कांटेक्ट होना चाहिए नेचर के साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए तो बहुत सारे जो है इसके बेनिफिट होते हैं इससे आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल हार्मोन कहा जाता है उसका लेवल भी डिक्रीज होता है जब हम अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं जब हम सुबह सुबह उठते हैं हम वॉक वगैरह करते हैं तो उससे होता क्या है कि जो अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है जब हम सुबह उठते हैं वॉक हम करते हैं तो वो हमारा स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है उसका लेवल जब उसका लेवल डिक्रीज होता है तो हम एक्टिव होते हैं अक्सर देखा जाए जब हम सुबह वॉक वगैरह करते हैं तो हम एक्टिव जो है वो हो जाते हैं तो उसकी मेन रीजन यही होता है कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम होता है
इसी तरह हम बात कर रहे थे कि विटामिन डी जो होता है उसका जो बेस्ट टाइम होता है वो ये है कि अर्ली मॉर्निंग जो है उसका सनलाइट के साथ क्या किया जाए और एक्सपोजर चाहिए। दूसरी ये है फूड सोर्सेज को जो है वो मेंटेन किया जाए। तो ये जो है उसका होना चाहिए। इस तरह हम बात करते हैं कैल्शियम का, हम बात कर रहे थे विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के में। फिर मैंने बात की थी कि बोन्स की कैल्सिफिकेशन के लिए, मिनरलाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो कैल्शियम फास्फोरस की कैसे एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो फास्फोरस बेसिकली होता है ये एक मिनरल, ये भी जो है फास्फोरस जो है ये भी एक मिनरल है, ठीक है। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, विटामिन जो डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है वो ब्रेन से रिलेटेड जो है वो डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम की जो है प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो कैल्शियम ने क्या करना होता है, विटामिन डी ने जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस की अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कैसे करनी होती है। जैसे मैंने बात की है कि हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, विटामिन के, विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे होंगे तब हमारी जाके बोन्स जो है वो प्रॉपर उनकी जो है वो फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे अब होता क्या है कि ये जो हमारे म्यूकोजल सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं, जो कि हमारे जीआई ट्रैक के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो वो म्यूकोजल जो सेल्स के अंदर जो है वो फास्फेट कुछ जो है वो पंप होते हैं जो कि फास्फोरस को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं जीआई ट्रैक में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि हमारा जो म्यूकोजल सेल्स हैं, जैसे मैंने बात की कि जो हमारे जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्टमक मतलब कि मैदा जो इंटेस्टाइन जो भी स्मॉल एंड छोटी आंत वाला जो सिस्टम होता है, वहाँ पे जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं जिन्होंने न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन करनी होती है। अब ये फास्फोरस कैसे एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पे जो म्यूकोजल सेल्स होंगे उनके अंदर जो है वो फास्फेट पंप होते हैं, वो पंप जो है वो एक्टिव होगा तो फास्फोरस अंदर एंटर होगी। अब वो पंप जो है वो फास्फोरस पंप जो है वो तब एक्टिव होगा जब हमारी बॉडी के अंदर जो है ये विटामिन डी होगा। जो विटामिन डी की जो फॉर्म होती है, जैसे मैंने बात की थी कि जो कैल्शियम जो बाइंडिंग प्रोटीन जो एक्टिवेट होती है, जिसको जो है वो उसका अगर देखा जाए तो उसको अल्फा 125 OH2 कहा जाता है, वो होगी तो फास्फोरस जो है वो वहां पे जाएगा, फिर आगे से ब्लड में जाएगा और ब्लड से आगे जो है वो हमारी बॉडी की जो है वो जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे एंटर होगा। तो इट्स मीन कि एक विटामिन की अगर डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर तो बाकियों के फंक्शन जो है वो स्टॉप होकर रुक जाते हैं, इतना फंक्शन जो है वो बेटर वे में परफॉर्म नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। इसी तरह जो फास्फोरस होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो है, जो कि जिन्होंने बेसिकली काम क्या करना होता है, हमारी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन वगैरह करनी होती है, उनको बनाने में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन डी की जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, उनकी बोन्स प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, उनकी बोन्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनता जिसको रिकेट कहा जाता है। बोन्स उनकी बोरो हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, मिस शेप हो जाती हैं, फ्रिजाइल हो जाती हैं। तो दिस इज ड्यू टू द, इस तरह अगर हम फीमेल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए अडल्ट एज में तो ऑस्टियो जो है वो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियो प्रोसेस जो है वो हो जाता है। तो इसकी मेन रीजन जो है वो यही होता है कि बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं या क्या हो जाती हैं, फ्रिजाइल होती हैं। अगर हम इसके सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अच्छा, अब यहाँ पे क्या आता है कि विटामिन जो होते हैं विटामिन ए, डी, ई के, अभी ये क्या है, जैसे हम बात करें क्या विटामिन ए, डी, के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है ना। अब केक बनाते हैं या अगर हम कुछ ऐसे फूड्स बना रहे हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्शन मेथड करते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत बुरा, मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो फिश का इंटेक कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं फिश को जो है वो इस मेथड से अगर उसको कुक्ड कर रही हूँ कि मैं उसका सारा ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो उसमें तो ऑयल जब नहीं होगा, अगर किसी चीज जो विटामिन ए, डी, ई के, ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल है, ये ऑयली है, जो ऑयली इसके अंदर फैट होती है, चर्बी वगैरह आती है। तो ये हमारे अंदर जो है वो ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें फिश के ऊपर जो झिल्ली टाइप होती है वो उसमें फैट होती है। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन है और वो उसको रिमूव करके ले रहा है तो उसको विटामिन डी जो है वो नहीं मिलेगा। तो इट्स मीन के ये जो, अगर हम कोई फैट्स जो ये जो विटामिन डी के सोर्सेज हैं या कोई भी इस तरह है, अगर हम उनमें से ऑयल को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो उनके क्या होगा कि उनको जो है वो विटामिन जो है वो उनको पुअर सोर्स बन जाएगा विटामिन का, ठीक है। तो
अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का, एक तो एग है, मिल्क है, मीट है, फिश है, कॉड, तो ये जो है इसका बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्लोस्ट्रियम, क्लोस्ट्रियम बेसिकली होता क्या है, आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट 2 to 3 डेज, पहले 2 से 3 दिन जो मदर मिल्क एक्सक्रीट हो रहा होता है, जो मदर मिल्क एक्सक्रीट हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था मदर का मिल्क, तो उस मिल्क को जो है वो क्लोस्ट्रियम का नाम दिया जाता है। और वो जो पहले 2 से 3 दिन जो मदर मिल्क रिलीज हो रहा होता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, उसके अंदर नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने इतनी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स रखे होते हैं जो बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। विटामिन डी उसमें होता है। अगर देखा जाए ना, तो विटामिन डी जो है वो उस मिल्क के अंदर जो है वो नेचुरल तौर पे जो है वो हम बच्चे को प्रेजेंट जो है वो इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे इम्यून को इन्हांस करने के लिए। बच्चे की तो इम्यूनिटी इन्हांस करेगा, क्योंकि जैसे मैंने इसमें मेंशन किया कि विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। तो अब फौरन जो है वो जब बच्चा पैदा होता है, फौरन जो है वो हम उसको को मिल्क, बैफलो मिल्क, हम मछली वगैरह तो उसको दे नहीं सकते, लेकिन नेचुरल तौर पे अल्लाह ताला ने बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने मदर मिल्क के अंदर जो है वो विटामिन डी जो है वो रखा होता है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा उसमें जो है वो कुछ ऐसी जो है वो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसको कहा जाता है लैक्टो अडहेरिन प्रोटीन है। इसी तरह जो है वो लैक्टो अडहेरिन प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है कि वो वाले बैक्टीरिया, वो वाले जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने बच्चे के अंदर डायरिया कॉज करना होता है, वो लैक्टोडैरिन प्रोटीन जो है वो मदर मिल्क के अंदर होती है, जो कि बच्चे को इन चीज़ों से बचाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उनसे बचाती है। मदर मिल्क के इतने बेनिफिट हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा, अब जैसे इस पे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हो रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, मदर्स को अवेयरनेस दी जाए कि लाजमी जो है बच्चों को फीड करवाएं। कम अज़ कम जो है वो एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बच्चे को 6 मंथ तक तो लाजमी जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। और हमारे मुल्क में जो है वो सिर्फ सिर्फ 44% जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाई जाती है, मतलब कि इतना कम जो है वो लोग इस पे फोकस करते हैं। बल्कि आजकल तो मदर्स को इतनी जो है वो क्या होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं कि उनके मिल्क की प्रोडक्शन नहीं हो रही। भाई कैसे होगी अगर आपकी डाइट ही ठीक नहीं है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मदर की बॉडी के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होंगे तो आगे से मिल्क जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा, फिर ही जो है बच्चा फीड करेगा। ठीक है, तो मदर्स को चाहिए कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो अपने इतना जो है वो विटामिन मिनरल्स अपनी डाइट पे जो है वो फोकस करें, ताकि बाद में जो है वो प्रॉपर मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो हो। फिर आगे से फर्दर जो है हम बात कर लेते हैं, बहुत डिटेल में चल जाता है कौन से ऐसे फूड हैं जो मदर मिल्क की प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मिल्क है, मिल्क सोर्सेज हैं, क्योंकि जो हमारे जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं वो फैट से बने होते हैं, ऑयल फैट से बने होते हैं। तो इसके लिए जो है हमें मिल्क का इंटेक जो है अगर ज़्यादा करें तो वो जो है वो मिल्क की एक्सक्रीशन जो है प्रॉपरली होगी। इसी तरह देखा जाए तो जो मूंग बीन है, जो मूंग की दाल है, वो जो क्या करती है कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो एकिनाइज सेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको उनकी शेप को बेटर करती है, जिससे मदर मिल्क की जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो, इस तरह हम देखा जाए तो मेथी दाना है, इसी तरह क्यूमिन है, जीरा है, वो मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। ठीक है, इसी तरह जो है बाकी डिफरेंट जो है और भी फूड सोर्सेज आ जाते हैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, बेरीज आ जाती हैं, वो मदर मिल्क की प्रोडक्शन को जो है वो इन्हांस करती हैं। इस तरह बार्ले है वो करती है, फिर इस तरह मूंग है, मसूर की दाल है वो है। फिर आगे से बहुत डिटेल में जो है वो टॉपिक चला जाएगा, क्लोस्ट्रियम से जो है वो इतने डीपली जो है वो टॉपिक की डिटेल चलेगी। तो हम ये बात कर रहे थे कि क्लोस्ट्रियम जो होता है फर्स्ट 2 to 3 डेज जो मदर मिल्क का एक्सक्रीट होता है, उसके अंदर जो है विटामिन डी जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।